14 उम्मीदवार 24 उम्मीदवार इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनके नाम है वार्ड नंबर 2 से सैयद सलमान अतहर साहब, मोहतरमा अर्शी अंजुम साहिबा वार्ड नंबर 3 से, वार्ड नंबर 5 से जनाब समीर हुसैन साहब, वार्ड नंबर 6 से जनाब शेख हाजी बाबा, वार्ड नंबर 7 से मोहतरमा इरफाना फिरदौसा साहिबा, वार्ड नंबर 8 से रजिया बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 9 से अलीमुद्दीन साहब, वार्ड नंबर 12 से अलीमुद्दीन रजा साहब, वार्ड नंबर 13 से रवि साहब, वार्ड नंबर 17 से इब्राहिम खान साहब, वार्ड नंबर 18 से मीर इलियास अली साहब, वार्ड नंबर 19 से मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा रेशमा बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 21 से जनाब अब्दुल रशीद साहब, वार्ड नंबर 22 से मोहम्मद सनाउद्दीन साहब, वार्ड नंबर 23 से रेशमा सुल्ताना साहिबा, वार्ड नंबर 27 से मोहम्मद अंसार अहमद साहब, वार्ड नंबर 28 से मोहतरमा नसीमा बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 30 से मोहम्मद वलीउद्दीन, वार्ड नंबर 31 से मोहतरमा उज़मा बेगम, वार्ड नंबर 32 से जनाब मोहतरमा वसीम सुल्ताना साहिबा, 34 से शेख इफ्तिखार, 36 से मोहतरमा लतीफा बेगम साहिबा, 38 से मोहतरमा कहकशां कौसर साहिबा, और एक ताईदी उम्मीदवार है वार्ड नंबर 23 से मोहतरमा रेशमा सुल्ताना साहिबा। इनका निशान मशीन का है, माबाकी पूरे 24 उम्मीदवारों का निशान पतंग का है। और आप लोग जानते हैं कि इस बार मशीन नहीं है, बैलेट पेपर के ऊपर पतंग के निशान पर आपको मोहर लगाकर उस बैलेट पेपर को उसी तरह मोड़कर बैलेट के डब्बे में डालना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक एक वोट को कीमती समझिए और याद रखिए, इलेक्शन सिर्फ बल्दिया का नहीं है या छोटा इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन है और इस इलेक्शन में हम अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी के साथ यहां पर अगर कामयाब करेंगे तो बोधन में जो मुख्तलिफ वार्ड्स में आज जो तरक्याती कामों के लिए वो वार्ड्स तड़प रहे हैं, उन तमाम तरक्याती कामों को अंजाम दे पाएंगे। और एक बात याद रखिए आप कि अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि आने वाली नस्लें ऐसे लोगों को हरगिज माफ नहीं करेंगी जो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। याद रखिए, आपका वोट फिरका परस्ती को शिकस्त देगा, आपका वोट आपकी सियासी क़ियादत को मजबूती अता करेगा, आपका वोट बोधन में आपके वोट्स के जरिए से आपकी एक मुकामी सियासी लीडरशिप को बनाएगा। आपका एक एक वोट पैगाम देगा उन तमाम नाम निहाद सियासी पार्टियों को जो सेकुलरिज्म का चोला पहनकर बरसों से आवाम को ठग रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन बड़ा अहम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज कम से कम हमारा 85% होना चाहिए। याद रखिए, अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज 85% होगा तो यकीन जानिए इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहुत बड़ी तादाद में यहां से अराकीन बल्दिया को मुंतखब करेंगे। मजलिस यही चाहती है कि जमीनी सतह से आपकी एक लीडरशिप बने और ये इलेक्शन उस लीडरशिप को बनाएगा। और हो सकता कि इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे यहां से आपके उम्मीदवार कामयाब हों जो मजलिस से वाबस्ता रहकर बरसों नहीं बल्कि कई 20-25 साल तक इंशाअल्लाह ताला वो ना सिर्फ बोधन की, वो ना सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, बल्कि हो सकता है कि वो आगे बढ़कर ऐवान असेंबली में भी
آپ کا نمائندہ بن کر چلا جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس باتوں پر غور کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. بہت سے مسائل ہیں. مجھے بتایا گیا کہ جناب بابو خان صاحب مرحوم جب MLA تھے، سمیع صاحب بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں انڈسٹریل ایریا میں 500 میکینک کو جو زمینیں دی گئی تھیں اس کا ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پرانا مسئلہ ہے مگر ابھی بھی حل طلب ہے. اور اس سے بڑا مسئلہ نظام شوگر فیکٹری کا ہے. میں آج وہاں پر پیدل دورہ کر رہا تھا تو کسی ایک چھوٹی سی ہوٹل کے سامنے ایک ٹیبل پر 4-5 لوگ بیٹھے تھے. مجھے الیاس صاحب صدر بودھن مجھے بولے کہ صاحب ان لوگوں سے ملاقات کریے، یہ بہت پرانے لوگ ہیں. جب میں 5 منٹ ان کے ساتھ ٹھہر کر ان لوگوں کی زبانی گفتگو اور ان کی تڑپ کو سنا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. مجھے اندازہ تھا اس بات کا، مگر جس تڑپ کے ساتھ اور جس کرب اور تکلیف کے ساتھ اس سابقہ ملازمین نے جو نظام شوگر فیکٹری کو اپنا سب کچھ دے دیے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم کو کوئی VRF بھی لے لیا تو اس کو پیسے نہیں ملے، کوئی نہیں لیا تو 6 سال سے اس کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے. اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، چاہے وہ یہاں کی شوگر فیکٹری ہو، میدک کی ہو یا میٹ پلی کی ہو. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تلنگانہ بننے کے بعد BRS پارٹی نے وعدہ کیا، وہ وعدہ نبھا نہیں سکے. 2023 کے اسمبلی انتخابات کے وقت کانگریس پارٹی نے وعدہ کیا اور قریب 3 سال 2.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. نظام شوگر فیکٹری کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے. اور ہم حکومت سے اور خاص طور سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خود پرسنلی بذات خود اس مسئلے کا حل تلاش کریں. وہ جو غریب امپلائیز آج بھی زندہ ہیں، بولتے 120 لوگ ابھی ہیں، کم سے کم ان کی زندگی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ ان سے انصاف مل سکے. جو برسوں اس فیکٹری میں لگا دیے، آج اس عمر میں وہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ان کو حکومت کی مدد کی بہت ضرورت ہے. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، ایوان اسمبلی میں بھی اور ایوان اسمبلی کے باہر بھی اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور ہم ان کے ساتھ برابر ٹھہرے تھے اور ٹھہرے رہیں گے. اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی میں خود جا کر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کر کے ان غریبوں کے انصاف کا مطالبہ مجلس اتحاد المسلمین سے کروں گا. مگر ان پارٹیز کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ TRS ہو یا کانگریس ہو، اقتدار میں آنے سے پہلے آپ نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، مگر اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے ان تمام غریب لوگوں کے مسائل کو آپ بھول گئے. مگر یاد رکھیے، جو بھول جاتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد، وہ غریب عوام دوبارہ اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو پھر وہ بھی ان پارٹیوں کو بھول جاتی ہے. اسی لیے تاکہ وہ غریب آپ کو نہ بھولے، کم سے کم آپ کے پاس وقت ہے، آپ ان سے انصاف کریے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نت نئے طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کو بھی اب تو حد ہو گئی کہ نامینیشن الیاس صاحب ڈالے تو جو صاحب کانگریس سے چیئرمین بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ الیاس صاحب کے نامینیشن کو ریجیکٹ کرانا چاہتے تھے، مسترد کرانا چاہتے تھے. کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے ملگی چھوڑ دی بلدیہ کی، مگر اس کا لیٹر ان کے پاس نہیں آیا. الیاس صاحب مجھ سے رابطہ کیے، میں نے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے کمشنر سے یا سیکرٹری سے بات چیت کی، پورے ان کو قانونی دلائل ان کو بتایا. یہاں پر بھی الیاس صاحب کی قانونی ٹیم صحیح کام کیا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ
कमिश्नर लेटर लिखकर दे रहा है, तो जो साहब कमिश्नर जो यहां पर चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो बल्दिया के दफ्तर में घुसकर जो लेटर लिखकर दिया जा रहा था उसको फाड़ते हैं। मैं उन जनाब से कहना चाहूंगा, याद रखो, कागज फाड़ने से कोई फर्क नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को तुम्हारी फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। तुमने इलियास का कागज फाड़ा, हम तुमको फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। और मैं जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब को भी बोल रहा हूं, इन्हों आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस बच्चे पे। इन्हें बोल रहा है कि मैं चाचा को हटा के इलेक्शन लड़ने वाला हूं 28 में। तो आप देख लो, उसको गौर कर लो। आप बोल रहा हूं ना, हमको सब मालूम होता। उनके घर में कौन सी तरकारी पकड़ी इलियास को मालूम हो रहा। और फिर ये मस्जिद नादी अली की 5 एकड़ जमीन पे कब्जा करके कौन बैठे, उसको समी साहब और जिम्मेदारों ने जाकर कैंसल करवाया था। क्यों नहीं जमीन छोड़ते आप? जमीन छोड़ो, वक्फ की जमीन है वो। मगर आप उसको हाई कोर्ट में वहां पर आप उसको लड़ रहे हैं। यहां पर गुरुद्वारा के पास रेलवे गेट का आरोपी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बहैसियत रुकने पार्लियामान के मुझसे जो होगा मैं नुमाइंदगी करूंगा मरकजी वजीर रेलवे से, ताकि यहां पर रोड ओवर ब्रिज का काम किया जा सके। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मजलिस के जिम्मेदारों को टिकट नहीं मिला। मेरी बाज हजरात से मुलाकात हुई, वो मुझसे आकर मिले और मुझसे उन्होंने शिकायत भी की कि हमको टिकट मिलना था साहब, सही तरीके से मालूमात नहीं हासिल की गई है। मैंने उनसे कहा कि आपकी शिकायत मैं सुना हूं, मगर उन्होंने मुझे इस बात का तयक़ुन दिया है कि यकीनन हम इंसान हैं, हमको टिकट नहीं दिया गया तो हमको तकलीफ है, मगर जमात से हम कभी मुखालिफत नहीं करेंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वो काम करते रहेंगे। मैं फिर से अवामी जलसे में खड़े होकर राशिद साहब से, एजाज साहब से, खदीर साहब से, नवीद रजा साहब से और खिजर से फिर से कह रहा हूं कि आप पार्टी से वाबस्ता थे और पार्टी से वाबस्ता रहेंगे। आप पार्टी के लिए काम करिए। अगर बल्दिया का इलेक्शन का टिकट नहीं मिला तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको देगी, ताकि आप पार्टी को मजबूत कर सके। और जो लोग बीआरएस और कांग्रेस में बैठ के ये ख्वाब देख रहे हैं कि कुछ करेंगे, याद रखो जालिमों, बिल्ली के ख्वाब में खाली छिछड़े होते, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम अगर ये समझ रहे कि ऐसा होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। मगर एक अजीब पोजीशन मेरा हो चुका है, जो हार गए उनको मेरे से तकलीफ, जो जीत गए उनको मेरे से परेशानी, नो आगे बढ़ रहे। अब मेरे पास इन दोनों के इलाज के लिए जिंदा तिलिस्मात नहीं है, सियासी जिंदा तिलिस्मात अभी इजाद नहीं हुई है। मगर हम ये बात वादा कर रहे हैं कि आज जो लोग इख्तिदार की कुर्सी पे बैठकर जो खेल खेल रहे हैं, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी सबको माफ करने को तैयार है, मगर अल्लाह ने मुझे थोड़ी सोच समझ दी है। मैं माफ जरूर कर सकता हूं मगर भूलता नहीं हूं तकलीफ को, याद रखो। आज आप तकलीफ दे रहे हैं तो मैं भी इस मौक़िफ़ में आज कहना पड़ रहा है कि 28 में क्यों ना मैं सम इलेक्शन लड़े, क्यों ना लड़े असेंबली का इलेक्शन, क्योंकि लड़ना हर पार्टी को है। वैसे तो मैं हर जगह बदनाम हूं, इन्हों वहां जाके लड़ते, यूपी में, बिहार में जाके लड़ते। ठीक है प्यारे, आप ही बोले थे ना यूपी बिहार गए, बोधन से भी लड़के बताएंगे। और आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले जनाब अहमद पाशा कादरी साहब भी, अब एम ए बासित साहब,
89 में और फिर पाशा भी लड़े थे, अहमद पाशा कादरी साहब इलेक्शन लड़े थे, लंबा गैप हो गया अब, और ये बच्चे बहुत बड़े हो गए और ये बच्चे किसी को सुनने वाले नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे 11 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला बैठकर बात करेंगे। अब तो मुख्तार साहब भी आ गए, जवान दिख रहे मुख्तार साहब, आप बहुत मेहनत किए, मुझसे मुलाकात की आज, मुझे भी अच्छा लगा पुराने लोगों को देखकर, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में समी साहब का, मुख्तार साहब का, अलीम साहब मुखालिफत में इलेक्शन लड़ रहे, कोई बात नहीं, लड़िए, आप हारेंगे, मगर हमारे दिल में आपकी इज्जत रहेगी हमेशा ताला। तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। इब्राहिम साहब आजकल मालूम हुआ निजामाबाद में रह रहे, तो ऐसे चाउश थे माशाअल्लाह, वो तो आने उनकी ज़ईफी में ऐसा लगता था कि वो 16 साल के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहरहाल इन तमाम बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से आज अरे हाँ, मरूम बाबर, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसका चेहरा कभी दिमाग से और आंख से नहीं निकलता। आने इतना मेहनती आदमी, मगर उसको भी जिंदगी में बहुत लोग तंग किए, उनकी फैक्ट्री पे धावा दलाए। बहरहाल जो भी किए उनको सिला दुनिया में भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा जो तकलीफ दिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है कि अब इस मौके को जाए जाने मत दीजिए। ये एक बेहतरीन तारीखी मौका आपके पास आया है कि बोधन के मुकद्दर के फैसले आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, बशर्ते कि आप इस बात को ठान लें कि मजलिस के सिर्फ 24 उम्मीदवार नहीं है, बल्कि हर वोटर मजलिस का उम्मीदवार है। ये जिम्मेदारी आप तमाम की है, और मैं अपनी माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूं कि आप भी अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपको अंदाजा नहीं होगा कि बिहार में जब मजलिस के दोबारा 5 रुकनी असेंबली अल्लाह के फजल और करम से और सीमांचल की जनता की दुआओं की वजह से कामयाब हुए, अखबारात ने लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है कि पूरे बिहार में 5 ऐसे असेंबली के हलके थे जहां पर खवातीन का जो वोटर लिस्ट में नाम था, 90% खवातीन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वो 5 असेंबली हलके जात में से 3 मजलिस के एमएलए मुंतखब हुए, 5 में 3 जो मजलिस के एमएलए मुंतखब हुए, वहां पर खवातीन ने 90% अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि बोधन में भी इंशाअल्लाह ताला वही तारीख को दोहराया जाएगा कि हमारी माँ और बहनें पहले से ज्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। मैं बोधन के उलमाए कराम से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ करिए, सरपरस्ती करिए। मैं बोधन की सरजमीन पर यकीनन अहले दिल भी रहते हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप रात के अंधेरे में जब उठकर अपने रब को मनाते हैं, आप इस गरीब और इस जमात की कामयाबी के लिए भी दुआ फरमा दीजिए कि हमको कामयाबी मिले। हमको कामयाबी इसलिए मिले कि हम बोधन को अच्छा कर सके, हमको कामयाबी इसलिए मिले कि जमीनी सतह से मुस्लिम अकलियत की और दलितों की लीडरशिप बनकर उभरे। अल्लाह हमको कामयाब इसलिए करे ताकि यहाँ पर बोधन में अमन को और मजबूत किया जा सके, ताकि हम वक्फ की जमीनात की हिफाजत कर सके, ताकि हम मस्जिदों को हिफाजत कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज आपको और हमको मिलकर करना है। मुल्क के कोने कोने में जो हालात हो रहे हैं उससे आप और हम वाकिफ हैं कि किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से एक जानवर को दिखाकर वहां पर एक वहशियाना सलूक इंसानों से किया जाता है, उनको मार मार कर उनकी जानों को लिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, शख्सियत कोई माने नहीं रखती मजलिस में, इज्तिमाइयत हमेशा माने रखती थी। लोग आएंगे और चले जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी आज है कल नहीं रहेगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी। कल कोई बोधन के सदर थे, आज बीआरएस से लड़ रहे हैं, मुझे उनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, मगर याद रखिए आप मजलिस के प्लेटफॉर्म को छोड़कर
مخالف مجلس کی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میں اس وارڈ میں آج دورہ کیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے مجلس کا امیدوار کامیاب ہوگا۔ یاد رکھو، کوئی سابقہ صدر ہوگا مگر جو عزت اور پہچان مجلس سے اللہ عطا کرتا ہے وہ جماعت کو چھوڑ کر وہ عزت اور روب دبدبا کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں، میری شناخت، میری پہچان، میری طاقت، میری مقبولیت، میری عزت اللہ نے مجھے مجلس اتحاد المسلمین سے دی ہے۔ میں مجلس پہ نہیں ہوں تو مجلس کا کچھ نہیں ہوگا، اسد الدین اویسی نہیں رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں چاول کا کاروبار ہے اور ڈر لگتا ہے، چاول کھانے کا ہے تو کھلاؤ، ڈرتے کئی کو۔ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ ارباب مجاز یا برسر اقتدار کے لوگوں کے ساتھ رہے تو کاروبار چلتا، پیارے کاروبار چلتا اللہ کے حکم سے، کوئی ایم ایل اے منسٹر کی طرف سے نہیں چلتا ہے۔ رب اگر جس کا ساتھ دے گا تو دنیا کا شیطان یا کوئی شیطان کا ایجنٹ کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھو مجلس اتحاد المسلمین کو جو لوگ کہتے تھے یہ غریبوں کی جماعت ہے، یہ رکشے والوں کی جماعت ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کی جماعت ہے، پھر جب جماعت ترقی کرتی گئی تو لوگوں نے کہا یہ تو پرانے شہر کے برج کے اس پار کی جماعت ہے۔ جماعت جب آگے ترقی کرتی گئی تو بولا گیا نہیں یہ چھوٹی جماعت ہے، یہ نام تو کل ہند ہے مگر صرف حیدرآباد کی حد تک محدود ہے۔ مگر جب چیئرمین بودھن میں منعقد ہوا تو بولے ہاؤ ایک دو جگہ بن گئے۔ جب آگے بڑھتے گئے، جب پورے ہندوستان میں مجلس کا ہرا پرچم لہرانا شروع کر دیا، جب بہار میں میلے منتخب ہو گئے، مہاراشٹرا میں منتخب ہو گئے تو بولے انہوں بی ٹیم ہے، انہوں بی ٹیم ہے، تو ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بی ٹیم بولو، سی ٹیم بولو، ڈی ٹیم بولو، کیا کیا بولتے بولو، تم سیٹی بجا لو، وہ کرتے کر لو، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سپاہی کے، میں اپنی جماعت کے پرچم کو لے کر، بھارت کی آئین پر مجھے اٹوٹ بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا توکل ہے، میں اپنی جماعت کے پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے میں لے کر جاؤں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہندوستان کی بڑی بڑی ریاستوں میں مجلس کے اراکین بلدیہ، سرپنچ، ضلع پریشد کے ممبر، رکن پارلیمان منتخب ہو، اور اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، کامیابی ملے یا نہ ملے مگر اللہ جو ہم کو عزت سے نوازا، انشاءاللہ تعالی پوری طاقت اور پوری پروگرام اور پلاننگ کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہار میں الیکشن ہو رہا تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا، 4 چلے گئے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ مجلس کے مجلس کو توڑے تھے، ذلت اور رسوائی اور شکست ان کا مقدر بن گیا۔ تیجسوی لالو کا بیٹا ہمارے 4 MLAs کو توڑا، اور سن لو جو لوگ مجلس چھوڑ کر جا رہے، تم کو اگر آج استعمال کیا جا رہا ہے تو تمہاری دولت کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ تمہارے ماتھے پر ایک ٹھپا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، اس لیے تم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مگر جنہوں نے 4 MLAs کو توڑا، 3 کو ٹکٹ نہیں دیا۔ کوچا دامن کے حاجی صاحب، مجھے معلوم ہوا تو میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا، گڈو بابو کو، میں نے کہا گڈو بابو سلام علیکم، میں ملنا چاہتا ہوں آپ کے والد سے۔ وہ میرے پاس آئے گڈو بابو، بولے کہ صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا شام میں آؤں گا۔ حاجی صاحب کے پاس گیا، بیٹھا، ان سے بات کیا، ان سے شکایت کیا، مجھ سے شکایت کیے۔ بعد میں آپ دیکھتے کہ کوچا دامن سے جس کو ٹکٹ گٹھ بندھن نے دیا تھا اور مجلس کے ایک نوجوان امیدوار نے ایک پرانے سابقہ MLA کو کم سے کم 30-35 ہزار ووٹ سے شکست دے دی۔
जो लोग मजलिस को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 एमएलए को लिए 1 को टिकट दिए, 3 को नहीं दिए, और जिसको टिकट दिए, जो कि हार्ट एक असेंबली का हलका है, वहां पर हमने अपने उम्मीदवार को उतारा, मुर्शिद आलम को। और अल्लाह का निजाम देखिए, जिसने मजलिस से गद्दारी की, आवाम को धोखा दिया, वो शख्स 4थे नंबर पर आ गया। जमानत जब्त हो गई उसकी। 2 भाई मिलकर इलेक्शन लड़े, बड़ा भाई कोई और पार्टी से, छोटा भाई जो इलेक्शन के वक्त आकर माजिद साहब के सामने रोककर कहा था कि मेरे को टिकट दिलाओ, दोनों भाई हार गए। जनता ने बता दिया कि खानदान वानदान कुछ नहीं है। जब अवाम वोट डालने जाती तो खानदान को पानदान बना के थूक के जाती उसके ऊपर। जनता ने बता दिया कि जो मुखलिस होगा हम उसका साथ देंगे। तो मजलिस के जितने उम्मीदवार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी खिदमत करेंगे, बहैसियत खादिम के तौर पर बोधन की आवाम की खिदमत करेंगे। वो कभी भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे दलित उम्मीदवार भी हैं, आदिवासी उम्मीदवार भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, मजलिस के जिम्मेदार भी हैं। मगर एक ट्रेलर हो चुका है, किस तरह इलियास साहब के नॉमिनेशन को रोकने के लिए कोशिश की गई। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि 11 तारीख के दिन एक कोर्ट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पर आप मोहर लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि आज आप देखते ये हैं कि मुल्क में जो हालात हैं, और खास तौर से बीजेपी जो 11 साल से इख्तिदार पर है, बीजेपी इस मुल्क में बजाय लोगों में एतमाद पैदा करे, शक को आम कर दिया। नरेंद्र मोदी 11 साल से वजीर आजम है, बजाय इसके कि झूठ को खत्म करे, उन्होंने सच को खत्म करके झूठ को आम कर दिया। बजाय उसके कि लोगों में एतमाद पैदा हो, भारत के नौजवानों में बीजेपी की सरकार ने गैर यकीनी कैफियत को पैदा कर दिया। मैं सुन रहा था राज्यसभा की मोदी की तकरीर को। मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को। क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है, वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है वो। चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे। मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे,
اب اعداد و شمار ان کو نظر آ رہے ہیں, سچائی ان کو دکھائی دے رہی ہے تو پریشان ہو رہے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے کہ اس 60% آبادی کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آر ایس ایس والے بولیں گے ان کو گو رکشک بنا دی ہم. ان کو ہم جہاں کہیں بھی کوئی عیسائیوں کا تہوار ہوگا وہاں پر دھاوے لگا مار دیں گے کہ مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے, اڈیشہ میں بی جے پی کی جب سے سرکار بنی ہے, ایک عیسائی پادری ہے, اس کو پکڑ کر کرسمس کے وقت اس کے منہ میں گوبر ڈال کر, اس کے سر پر سندور لگا کر, اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کر اس کے گاؤں میں اس کو پھرایا گیا. کیا قصور ہے اس کا کہ وہ عیسائی ہے؟ محمد مکاندار ایک لڑکے کا نام ہے, بنگالی بولنے والا, ماب لنچنگ کر دی گئی. گاڑی میں جا رہا, گاڑی میں اتار کے مارے اس کو. پہلے کیس اس پہ بک کرے, مرنے کے بعد بولے نہیں نہیں اس کی ماب لنچنگ ہو گئی. تریپورا میں بی جے پی کی سرکار, مسجد پہ حملے, گھروں کو جلا دیا گیا. کیا وجہ تھی؟ نہیں, چندے کے پیسے پہ جھگڑا ہوا. کشمیر کا مسلمان نکل کر غریب سامان بیچنے آتا ہے تو وہاں پر بچے کا, ایک نوجوان بچے کا سر پھوڑ دیے. ویڈیو بنا کر بولتے نعرہ لگاؤ. کرے کوئی بنگلہ زبان بولتا, بنگلہ دیشی. کوئی کشمیر سے آیا تو کیوں آیا؟ اور پھر ہم اور آپ بولتے کشمیر بھارت کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ. مگر جب کشمیر کی زمین سے محبت ہے تو زمین پر بسنے والے انسانوں سے کیوں محبت نہیں آ رہے صرف بی جے پی والوں کو؟ اگر زمین سے محبت ہے تو زمین پر رہنے والوں سے محبت ہونی چاہیے. میں نے اپنی اس پبلک اسکول کی تیلگو کی ایک پوئم سنا تھا, دیش مٹو مٹی کا دو دیش مٹی من منچلوئی. میں سنا تھا, یہ شاید تیلگو کا تلفظ غلط ہوگا. ہمارے تیلگو کے ٹیچر تھے ساما سیو راؤ صاحب, سکھاتے تھے ہم کو. دیش کی مٹی تو زمین پر رہنے والوں سے ہے نا, مگر اس سے محبت نہیں. ہر جگہ آپ دیکھ لو. آپ بتائیے, سومناتھ کی مندر پر یقیناً حملے ہوئے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکا, تاریخ کا حصہ ہے. مگر بھارت کے وزیر اعظم بولتے کہ اس میں کون لوگ تھے آج دیش میں رہ رہے. ارے 1100 سال پرانا واقعہ, انہیں کون اس کا زندہ ہے کیا معلوم. مگر گولوالکر ایسا ہو رہی, گولوالکر آرگنائزر میگزین میں لکھ کے دیے کہ سومناتھ کی مندر کو جب لوٹا جا رہا تھا تو ہندو راجا بھی ساتھ تھے. بولو مودی جی کون تھے وہ؟ مانے ہر چیز کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, بولتے تاریخ کا بدلہ لو. کس سے بدلہ لیں گے آپ؟ کس سے بدلہ لیں گے بولو؟ چلو شروع کرو, بدلہ لیتے ہیں. راون کے ظلم کا بدلہ کون لے گا؟ مہابھارتا میں جو کوروا نے کیا اس کا بدلہ کون لے گا؟ بتاؤ کون لے گا؟ پشپمترا سنگا نے جو مندروں کو توڑا اس کا بدلہ کون لے گا؟ موریاس کے زمانے میں ہنس آئے تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کا بدلہ کون لے گا؟ دلی کی سڑکوں پر سکھوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی, اس کا بدلہ کون لے گا؟ آسام میں نلی میسکر ہوا, 4000 مسلمانوں کو راتوں رات کاٹ کے پھینک دیا گیا, اس کا بدلہ کون لے گا؟ ارے کب تک بدلے کی بات کر رہے؟ کب تک تم بدلا بدلا بولو گے؟ ارے کبھی تو کچھ تو غریب کو دو. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں بچے اس دیش میں بھوکے سوتے ہیں رات میں. ان بھوکے سونے والے بچوں کا پیٹ خالی ہوتا تو اس کا بدلہ کون لے گا؟ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کا بدلہ کون لے گا؟ اس کی بات نہیں کرتے, مگر بات کرتے نفرت کی بات. ارے بدلہ لینا چھوڑو, تم بدلو پہلے, پہچانو ذمہ داری تمہاری کیا ہے. اور پھر میں اب بی جے پی والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ آر ایس ایس بڑی محبت کے دعوے کرتے, یو جی سی کا ریگولیشن بنائے,
रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर कोई बैकवर्ड क्लास का बच्चा दलित, अकलियत, आदिवासी बच्चों से नाइंसाफी होगी तो उसका तरीक़ेकार ये होगा। पूरे मुल्क में एक तूफान मचा दिए। इसमें बीजेपी तूफान मचाई। टीवी पे जितने 6 बजे से लेके शाम में 9 बजे तक जो लोग बैठ के ज्ञान बांटते, खाली ज्ञान बांटते, यहाँ जीरो रहता, कुछ भी नहीं रहता। मैं जानता हूं लोगों को। नहीं, कैसा होगा? उनसे अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का मसला गया। मोदी सरकार जो रेगुलेशन निकाली यूजीसी का, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके आप। बताइए आप क्या होगा? और सुनो आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, तुम भारत से राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करते हो ना। इस देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी है या ट्रंप है? बोलो। ट्रंप अमेरिका में बैठकर गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है तुम रशिया से तेल नहीं लेना, तुम वहां से लो। अबे तू होता कौन है भाई? तू अमेरिका का सदर है, हमको बोल रहा उन्हें, तो मोदी जी बोल रहे यस प्लीज। अरे तेल भी हम नहीं ले सकते। आरएसएस वालों बोला ये देशभक्ति है। क्या अमेरिका इंडिया को इररिलेवेंट नहीं कर दे रहा है? बताइए आप। और आप बोलते देशभक्ति, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था कोविड के जमाने से, मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज, टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, एनएसए से बातचीत की, जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं? टाइम दिया उन्होंने। ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जनरल साहब बोलते हैं और वो मैगजीन लिखता है कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए, जो उचित है वो करिए। और हम लोग क्या किए थे? बालाकोट में स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी क्या बोले थे मीडिया को? मेरे को फौज के लोग आके बोले कि सर अभी टाइम नहीं है, बादल बहुत हैं। मोदी जी जंग के एक्सपर्ट हैं, जंग के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बोले बादल है, बादल का एडवांटेज लो, खुद जाओ मारो। ये अलग बात है कि प्लेन का रेडार जाता तो टेक्नोलॉजी से मालूम होता, मगर मोदी जी का दिमाग, उन्होंने बोले बादल है, घुस जाओ। मोदी जी जब बादल को देख के आप बोले अटैक करो बालाकोट में, ये जनरल आपको बोल रहा था चीन की फौज आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, आप बोले जो उचित है वो करो। मेरे भाई, भारत के लिए जो उचित होगा वो काम करना पड़ेगा। 56 इंच के सीने के दावे करने वालों, आरएसएस बीजेपी वालों, बताओ, फौज का जनरल पुकार कर कह रहा था और आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फोन करके बोलते मारो उनको, मार के फोड़ के बाहर निकालो भारत की जमीन से। आप नहीं बोल सके। किसको बोलते, किसको बोलते, किसको डराते? ये लोग चीन को नहीं डराते। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो, दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल?
बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता, बोल देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो, मगर बोलता नहीं मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो, आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। आप बताइए क्या हाल है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बोलना तो बहुत चाहता हूं, मगर निजामाबाद भी जाना है। आखिरी बात बोल के जा रहा हूं, मजलिस का चेयरमैन बनना जरूरी है। क्यों? बोधन की तरक्की के लिए, बोधन के अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, मगर SIR के लिए भी जरूरी। याद रखो मेरी इस बात को, मैं 6 महीने पहले तकरीर में बोला था पासपोर्ट बनाओ, बोला था आप लोगों को, जो सुने होंगे मेरी बात को, जिसके पास पैसे पासपोर्ट बनाओ। डॉक्यूमेंट जरूरी है। उसमें एक तारीख लिखी गई कि जो 2002 के बाद पैदा हुए या 87 के महीने के बाद पैदा हुए तो उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन का सर्टिफिकेट, ये 10 डॉक्यूमेंट हैं। याद रखिए, SIR एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। आज 11 तारीख को आप वोटर लिस्ट में देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जाइए, ताकि मालूम हो सके कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है। 2002 की वोटर लिस्ट इंशाअल्लाह ताला मजलिस फराहम करेगी आपको, मैपिंग होगी, BLOs आएंगे, तो आपका काम यह है कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपके अब्बा का या आपके दादा का या जो बुजुर्ग का नाम है वो निकाल कर रखें। वो अगर अल्हम्दुलिल्लाह बखैद हयात है, उनका नाम डालना, उसका नाम लेकर उनकी औलाद का नाम डालना, कोई नाम मिस नहीं होना। ये जिम्मेदारी सबकी है। SIR, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा ये गैर कानूनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो SIR के लिए जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 डालकर मुस्लिम अकलियत के नामों को डिलीट कराना चाहती है। तो मैं तमाम से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना में जब SIR होगा, हमको पहले से ज्यादा चौकस रहकर, क्योंकि अब बीजेपी NRC NPR नहीं करना चाहती। वो इलेक्शन कमीशन से अगर खुदा ना खास्ता किसी का नाम नहीं आया तो उनको कहा जाएगा तुम भारत के सिटीजन नहीं हो, नागरिक नहीं हो, कागजात लेकर आओ। तो वो वक्त आने से पहले हमको चौकस रहकर, मुत्तहिदा रहकर अपने काम को करना है। मैं तमाम मस्जिद के जिम्मेदारों से ये अपील कर रहा हूं पूरे तेलंगाना के, कि वो हर जुमे के खुतबे से पहले 3-4 मिनट SIR पर लोगों को बाखबर कराएं। याद रखो, अगर नाम नहीं आएगा खुदा ना खास्ता, तो कल ये लोग बोलेंगे ये लोग भारत के शहरी नहीं है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो गूगल करके देखो, गोवा का एक एक्स साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको नोटिस आ गई, तुम क्या भारत के शहरी हो बताओ। तो ये बहुत जरूरी है। परेशान होकर फिक्र करके खाली बैठना नहीं है, हरकत करना है। मजलिस भी आपकी रहबरी करेगी। हम सबको मिलकर ये कोशिश करना है कि एक एक शख्स का जेन्युइन नाम वोटर लिस्ट में SIR में आए। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मेरे को पता नहीं है, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन में वोट डालिए,
تاکہ وہ بھی ایک ثبوت آپ کا رہے گا کہ ہم نے ووٹ ڈالا. اور جب SIR شروع ہوگا تو میپنگ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے, ڈاکیومنٹیشن ہم کو تیار کرنا ہے تو تیار کیا جائے گا. تو یہ بات آپ سے کہنا تھا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ